सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉस्ट कर्व्स इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लास्ट वीडियोस तक हम बात कर चुके हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉस्ट कर्व्स। हमने उनका नेचर जाना था, शेप जानी थी इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें हमने किया था टोटल कॉस्ट कर्व्स और मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स और एवरेज कॉस्ट कर्व्स, जिसमें हमने टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को फर्दर डिफरेंशिएट करके पढ़ा था कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज फिक्स्ड और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। तो नाउ दिस इज अ टाइम कि हम इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करें और हम देखें कि इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले मेरे पास एक टेबल है और एक ग्राफ है जिसमें मैंने मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कर्व को ड्रॉ किया हुआ है, सो दैट हम ये देख पाए कि इनमें रिलेशनशिप क्या है। तो डायरेक्ट इनसाइट्स पर आने से पहले और टेबल को समझने से पहले जो चीजें हमारे पास सामने हमें दिख रही हैं, अगर हम उनको समझ लें इस कर्व ग्राफ में, तो हमारे लिए इसको कॉम्प्रिहेंसिवली समझने में बहुत अंडरस्टैंडिंग हमारी बेहतर होगी। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे दो कर्व्स दिख रही हैं जिसमें मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कर्व है, एंड वी नो फ्रॉम द लास्ट वीडियोस दैट both of them shaped curves. तो we can clearly see here कि marginal cost curve जब फॉल कर रही है तब भी वो तेजी से फॉल कर रही है एज कंपेरेटिव टू एवरेज कॉस्ट कर्व, और जब ये राइज कर रही है तब भी ये तेजी से राइज कर रही है जब हम इसको एसी से कंपेयर करते हैं, एसी कर्व से कंपेयर करते हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ठीक है, सबसे पहले तो हमें फैक्ट जानना है। फैक्ट ये है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज अ क्विकर कर्व देन एवरेज कॉस्ट कर्व। ओके, तो इसके पीछे का रीजन है कि वी नो दैट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम व्हेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर वेरिएबल और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट आर फिक्स्ड, जब इनको कंबाइन किया जाता है तो सबसे पहले हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, फिर हमें कांस्टेंट रिटर्न्स मिलते हैं और फिर हम डिक्रीजिंग और नेगेटिव रिटर्न्स मिलते हैं। तो जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं दैट मीन्स हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट अगर बढ़ रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट कम होगी और एवरेज कॉस्ट भी कम होगी। सो दैट इज हैपनिंग, बट वी कैन थिंक अबाउट दैट कि जो मार्जिनल कॉस्ट है इसीलिए क्विक है क्योंकि इसमें जो चेंज है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, और जब हम एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं, जब टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा तो वो हर एक आउटपुट में बटेगा, नंबर ऑफ आउटपुट जितनी है उन सब में बटेगा चेंज। बट जब मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो इसमें डायरेक्ट रिफ्लेक्शन देख सकते हैं चेंज की। ठीक है, तो इसीलिए जब टोटल प्रोडक्ट में चेंज आता है, टोटल प्रोडक्ट अगर बढ़ता है लेट सपोज, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी बढ़ता है, डायरेक्ट बढ़ता है, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो डायरेक्ट कम होती है। डायरेक्ट से मेरा मतलब है क्योंकि बाय डेफिनेशन वी नो कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व होती है द चेंज इन टोटल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? चेंज इन टोटल कॉस्ट कर्व व्हेन वी हैव प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, whereas the definition of average cost says that average cost is the cost of producing one unit of output. ओके, तो इससे हमें समझ आता है कि एवरेज कॉस्ट सब में बटेगी, नंबर ऑफ आउटपुट्स जितनी है सब में बटेगी, बट मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट। तो ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन हमें शो करेगी, इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा क्विक है, ज्यादा तेज है व्हेन अगर ये बढ़ रही है तब भी और जब ये कम हो रही है तब भी। तो एक चीज हमें समझ आ गई। अब नाउ दिस होल कॉन्सेप्ट इज लाइक दिस, ऐसे समझ आ जाएगा हमें। तो सबसे पहले टेबल की ओर ध्यान देते हैं। टेबल में we can see that units of output are increasing, that means production activity is going on and total cost curve is also increasing। हमें पता है टोटल कॉस्ट हमेशा बढ़ती है क्योंकि जब प्रोडक्शन करेंगे तो टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगी ही, बट इसमें जो एक चेंज आ रहा है वो हम देख सकते हैं कि दिस इज नॉट विद द कांस्टेंट रेट। द चेंज इन द टोटल कॉस्ट इज नॉट विद द कांस्टेंट रेट। सबसे पहले हमें डिक्रीजिंग रेट से कॉस्ट दिख रही है बढ़ती हुई, फिर कांस्टेंट रेट से, और फिर हमें इंक्रीजिंग रेट से कॉस्ट बढ़ती हुई दिख रही है।
और इसीलिए हम मार्जिनल कॉस्ट की ओर ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वी कैन सी कि पहले तो मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है, दैट मीन्स डिक्रीजिंग रेट से टोटल कॉस्ट बढ़ रही है, फिर ये कांस्टेंट हो जाती है, दैट मीन्स कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, उसके बाद ये इंक्रीज करने लगती है, दैट मीन्स टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। यही तो काम है मार्जिनल कॉस्ट कर्व का। आई होप दैट इज क्लियर। उसके बाद एवरेज कॉस्ट कर्व भी इसी क्राइटेरिया से इंक्रीज करती है, इसका भी नेचर ऐसा ही है, दैट इज व्हाई वी नो कि बोथ ऑफ देम हैव अ यू शेप्ड कर्व। सबसे पहले डिक्रीज करती है, फिर आफ्टर टचिंग इट्स मिनिमम पॉइंट दीज बोथ कर्व्स स्टार्ट इंक्रीजिंग। ओके, बट जो चेंज है एमसी में वो ज्यादा तेजी से आता है और एवरेज में कम तेजी से आता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब टेबल जब हमें समझ आ गया तो अब आते हैं कि इनसाइट्स पे, जो हमारा मेन मुद्दा है इस लेक्चर का, कि जो इनसाइट्स क्या मिल रही हैं, मतलब इनमें रिलेशनशिप क्या है, इन दोनों कर्व्स में जो रिलेशनशिप है वो क्या रिलेशनशिप है। तो ये 4 इनसाइट्स हमें इस ग्राफ से देखने को मिलती हैं। सबसे पहला है व्हेन AC फॉल्स MC इज लेस देन AC। व्हेन AC फॉल्स MC इज लेस देन AC, मतलब जब AC फॉल कर रहा है तो MC, देखो जब AC फॉल कर रहा है तो MC भी फॉल करेगा, ठीक है। तो दोनों जब फॉल कर रहे हैं बट AC ज्यादा है और MC कम है। ओके, क्यों कम है सबसे पहले वो देखते हैं। देखो वी नो कि टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है इवन व्हेन देयर इज नो प्रोडक्शन एक्टिविटी गोइंग ऑन। ओके, जब प्रोडक्ट फर्म कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रही, जीरो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, तब भी फिक्स्ड कॉस्ट तो देनी ही पड़ती है। इसीलिए टोटल कॉस्ट की कुछ ना कुछ वैल्यू है जब आउटपुट की यूनिट्स जीरो हैं। ओके, एक बात आपको समझ आ गई। उसके बाद जब यूनिट्स को बढ़ाया जाएगा तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगी। ओके, तो एवरेज कॉस्ट भी, एवरेज कॉस्ट की वैल्यू तो टोटल कॉस्ट के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि एवरेज कॉस्ट क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन यूनिट। और जब यूनिट टोटल यूनिट्स ही वन है तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। डन। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट इज नेवर इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट कम ही रहेगी, बिकॉज टोटल कॉस्ट में जो चेंज आया है दिस 10, इस 10 में जो चेंज आया है उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो 10 में जो चेंज आया है दैट इज ओनली 10, सो एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट आर नॉट इक्वल इनिशियली। तो इसीलिए एवरेज को हमें यहां से देखने को मिलता है कि एवरेज कॉस्ट ज्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट कम है इनिशियली, तो इसीलिए इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसीलिए ये डिफरेंट है। एवरेज कॉस्ट ऊपर है क्योंकि सबसे पहले एवरेज कॉस्ट किसके इक्वल होती है, टोटल कॉस्ट के इक्वल होती है, और मार्जिनल कॉस्ट कम होती है एवरेज कॉस्ट से, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट डिपिक्ट द चेंज इन टोटल कॉस्ट। आई होप दैट इज क्लियर। अब जब हमने ये समझ लिया कि जब AC फॉल करता है तो MC इज लेस देन AC, वो हमें यहां से समझ आ गया, तो एक तो हमारा क्लियर है। तो इस रिलेशनशिप में हम थोड़ा आगे तो बढ़ चुके हैं, हमें ये समझ आ गया कि जब भी AC फॉल करेगी, मतलब दोनों जब फॉल करेंगी, MC हमेशा कम होगी, इनिशियली MC हमेशा कम होगी AC से स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब आगे देखते हैं। सेकंड इज डज MC राइज व्हेन AC इज डिक्रीजिंग। क्या मतलब है कि क्या MC बढ़ रहा है इवन व्हेन AC इज डिक्रीजिंग। हमने ये तो देख लिया कि इनिशियली दोनों फॉल करेंगे, ओके, और जो MC है वो कम होगा, बट क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर MC इंक्रीज कर रहा है बट AC इज फॉलिंग। तो अगर हम ग्राफ की ओर ध्यान दें तो हमें ये समझ आएगा कि इस पॉइंट पे, व्हेन MC इज राइजिंग AC is still falling, AC has not reached its minimum point yet। तो yes this is true, but why this is true? कि जब MC राइज कर रहा है AC अभी भी फॉल कर रहा है। ओके, क्योंकि देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब MC फॉल करता है तो AC को भी वो अपने साथ गिराता है, और जब MC राइज करेगा तो AC को भी अपने साथ राइज करवाएगा। क्यों, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो अगर टोटल प्रोडक्ट 10 है, टोटल प्रोडक्ट 10 है,
तो एवरेज कॉस्ट क्या होगी, एवरेज, सो टोटल कॉस्ट ही लगा लो यहाँ पे। टोटल कॉस्ट अगर 10 है तो एवरेज कॉस्ट क्या होगी, अगर नंबर ऑफ आउटपुट्स आर 10 तो इसको 100 कर लो। तो अगर नंबर ऑफ आउटपुट्स 10 है और एवरेज कॉस्ट 100 है तो टोटल कॉस्ट 100 है तो एवरेज कॉस्ट क्या आएगी, एवरेज कॉस्ट विल बी 10। ओके, अब देखो अगर यहाँ पे अगली मार्जिनल कॉस्ट 10 से कम आ जाए, एवरेज कॉस्ट से कम आ जाए, अगर मार्जिनल कॉस्ट कम हो जाए एवरेज कॉस्ट से, अगर ये 9 हो जाए तो क्या अब टोटल कॉस्ट क्या होगी, देखो 109, तो और टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया 11, तो क्या अब ये 10 आएगी, नहीं आएगी ना, कम आएगी ना 10 से। दैट मीन्स जब एमसी कम हुई तो एवरेज कॉस्ट भी उसके साथ कम हो गई। सो हमें यहाँ से क्या सीखने को मिलता है कि जब मार्जिनल कॉस्ट कम होती है तो अपने साथ साथ एवरेज कॉस्ट को भी कम करती है। तो यहाँ पे जब मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही थी तो एवरेज कॉस्ट भी उसके साथ गिर रही थी। तो अब जब एक चीज हमें ये भी पता है कि एमसी में जो चेंज आता है वो क्विक आता है, तो अब एमसी इंक्रीज करने लग गई, बट एसी कुछ पॉइंट के लिए अभी भी डिक्रीज कर रही है क्योंकि अभी चेंज नहीं आया, अभी चेंज रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट नहीं हुआ, बट एमसी में चेंज तेज आता है इसीलिए ये बढ़ने लग गई आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम पॉइंट। क्योंकि अब एमसी बढ़ रहा है तो एसी को भी बढ़ना पड़ेगा, तो एसी भी बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। बट चेंज जो है वो स्लो आता है, इसीलिए एक पॉइंट हमें ऐसा देखने को मिलता है जब एमसी राइज कर रहा होता है इवन व्हेन एसी इज डिक्रीजिंग। आई होप दैट इज क्लियर। अब देखते हैं थर्ड वन, व्हेन एसी राइजेस एमसी इज ग्रेटर देन एसी। जब एसी इंक्रीज करता है तो एमसी उससे ग्रेटर हो जाता है। देखो इस पॉइंट पे एसी इंक्रीज कर रहा है, देखो इस पॉइंट पे एसी इंक्रीज कर रहा है ना, तो इस आउटपुट पे जब एसी की वैल्यू देखी गई तो वो क्या थी, ये थी, बट इसी पॉइंट पे एमसी की वैल्यू देखो कहाँ गई, ऊपर गई ना। तो दैट मीन्स एमसी में चेंज, एमसी इज ग्रेटर इवन व्हेन एसी इज राइजिंग, एमसी इज ग्रेटर देन एसी। ये भी इसीलिए है क्योंकि एमसी में जो चेंज आता है वो जल्दी से आता है, रिफ्लेक्शन तेज है। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है कि एमसी क्विक कर्व है। उसके बाद एमसी कट्स एसी एट इट्स लोएस्ट, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो एमसी है वो जब बढ़ता है तो अपने साथ साथ एसी को भी इंक्रीज करवा देता है। तो जब अब एमसी इंक्रीज कर रहा है और उसके कुछ टाइम के बाद एसी को भी वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा अपने साथ, तो ऑब्वियसली एमसी उसको लोएस्ट पॉइंट पे कट करेगा। सो दिस इज आवर इनसाइट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप ऑफ एमसी एंड एसी कर्व। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। व्हेन एसी फॉल्स एमसी इज लेस देन एसी। जब एसी और एमसी दोनों फॉल करना स्टार्ट करेंगे तो एमसी नीचे होगा सबसे पहले, रीजन हमने अभी देख लिया था। तो डज एमसी राइज व्हेन एसी इज डिक्रीजिंग? यस, देयर इज वन टाइम पीरियड जब एमसी राइज कर रहा है बट एसी इज डिक्रीजिंग। थर्ड वन, व्हेन एसी राइजेज एमसी इज ग्रेटर देन एसी। अब जब एसी राइज कर रहा है तो एमसी उससे जल्दी से, उससे भी तेज राइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि एमसी इज ए क्विक कर्व, डिक्रीज भी जल्दी होती है और इंक्रीज भी जल्दी होती है एसी से। एमसी कट्स एसी एट इट्स लोएस्ट। एमसी जो है उसको लोएस्ट पॉइंट पे, एसी को उसके लोएस्ट पॉइंट पे कट करके इंक्रीज करता है। So these are the four insights. I hope you understood this relationship. This is a very important relationship between average cost and marginal cost. ये तीन चार चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर आपको समझ आ गया तो याद अपने आप हो जाएगा। तो आपको ये चार पॉइंट्स याद रखने हैं when we will talk about the relationship between MC. Now let's have a look at other cost curves in the short period of time. We have average fixed cost, average variable cost, average cost and marginal cost. And in this graph, I have denoted all the cost curves so that हम comparative analysis कर पाएं सभी cost curves का in short period of time. So let's start with average fixed cost. We know that this is average fixed cost. This green line is average fixed cost curve. So we know that average fixed cost is the fixed cost of producing 1 unit of output. ओके, तो क्योंकि हमें पता है ये फिक्स्ड कॉस्ट है और हम इसको पिछली वीडियोस में पढ़ भी चुके हैं, ये हमेशा फिक्स्ड ही रहेगी चाहे हम आउटपुट को जितना मर्जी कम और ज्यादा कर लें।
तो पहले तो ये इसकी जो नेचर है वो ये है कि सबसे पहले तो ये बहुत तेजी से डिक्रीज करती है और फिर धीरे 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 ये डिक्रीज करती रहेगी। दिस इज नॉट अ सैचुरेशन पॉइंट, ये कम होती रहेगी, ठीक है, ये डिक्रीज करती रहेगी। सो दिस इज अ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो अ यू शेप्ड कर्व, ठीक है। So this is a variable cost in producing 1 unit of output. तो सबसे पहले ये डिक्रीज करेगी, हैविंग रीच्ड इट्स मिनिमम पॉइंट इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, यू शेप्ड कर्व है, और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इसको इसके मिनिमम पॉइंट पे कट करके जाती है। तो दिस वाज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नाउ एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट के बारे में अगर हम देखें तो एवरेज कॉस्ट भी यू शेप्ड कर्व है, सबसे पहले डिक्रीज करेगी और अपना मिनिमम पॉइंट रीच करने के बाद ये इंक्रीज करने लग जाएगी। इट दिस इज ऑल्सो अ यू शेप्ड कर्व, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी इसको इसको भी इसके मिनिमम पॉइंट पर टच करके जाती है और इसको कट करके जाती है। So at the end we have a marginal cost curve. Marginal cost curve की खासियत ये है कि ये भी यू शेप्ड कर्व है, बट ये एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को उनके मिनिमम पॉइंट्स पे कट करती है। इन एडिशन अगर कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड करें तो वी कैन सी कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व में एक एक नेचर हमें देखने को मिलता है कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो थोड़ी क्विक है। क्यों? क्योंकि एवरेज कॉस्ट क्विक क्यों नहीं है? अगर इसको देखें तो एवरेज कॉस्ट इसीलिए क्विक नहीं है क्योंकि दिस इज द एग्रीगेट ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जो चेंज आ रहा है वो थोड़ा धीरे रिफ्लेक्ट करता है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट चेंज रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए ये थोड़ी क्विक है। तो अगर आपको कोई और सिमिलैरिटी देखनी है तो इसमें एक और चीज देखी जा सकती है कि जो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में जो डिस्टेंस है वो अब जैसे जैसे आउटपुट को बढ़ाया जाएगा ये डिस्टेंस कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि वी नो दैट एवरेज कॉस्ट इज द एग्रीगेट ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो बहुत धीरे धीरे कम होती रहती है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली द सैचुरेशन पॉइंट बट इट इज क्लोजली सैचुरेशन पॉइंट। तो इस ये तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट डाल नहीं रही एवरेज कॉस्ट को। तो एवरेज कॉस्ट इज सोलली डिटरमाइंड बाय एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसीलिए ये दोनों नज़दीक आने लगते हैं। ओके, so all the change that is coming in average variable cost that is because of average variable cost, इसीलिए ये distance कम हो जाता है। So this was the relationship between these different cost curves in short. Now at last let's have a look at the relationship between cost curves and productivity curves. तो ये हमारा वो सेक्शन है लेक्चर का जिसमें हम पिछले दो चैप्टर्स को रिलेट करेंगे और दोनों को कंपेयर करके एक कलेक्टिव एनालिसिस करेंगे दोनों चैप्टर्स का, जिसमें हमारे पास यहाँ पर है प्रोडक्टिविटी कर्व्स और यहाँ पर है कॉस्ट कर्व्स। प्रोडक्टिविटी कर्व्स को हमने लास्ट चैप्टर में कवर किया था और कॉस्ट कर्व्स को हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो प्रोडक्टिविटी कर्व्स की और अगर ध्यान दें तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि देयर इज एन इनवर्स और अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट और कॉस्ट में अपोजिट रिलेशनशिप है। अगर अगर जो अपना प्रोडक्ट है अगर वो इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से तो कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करती है डिक्रीजिंग रेट से एंड वाइस वर्सा। तो ये हमें पता है। तो सिमिलरली यही हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि सबसे पहले जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट है जिसको हमने पिछले चैप्टर में करा था और एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को इस चैप्टर में किया है। तो जैसे हमने इस चैप्टर में देखा कि मार्जिनल कॉस्ट इज क्विक कर्व और एवरेज कॉस्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के कंपैरिजन में थोड़ी क्विक कम है। तो इसी इसी तरीके से जो प्रोडक्टिविटी कर्व्स होती हैं उसमें मार्जिनल प्रोडक्ट इज क्विक कर्व, इंक्रीज भी जल्दी करेगी और डिक्रीज भी फास्टर करेगी एज कंपेयर टू एवरेज प्रोडक्ट कर्व। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज जब कर रहा है, देखो सबसे पहले दोनों इंक्रीज कर रहे हैं बट मार्जिनल प्रोडक्ट जो इंक्रीज कर रहा है दैट इज विद अ फास्टर रेट और ये अपनी पीक पे आने के बाद नीचे गिरने लगेगा
और जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल करेगा तो ये एवरेज प्रोडक्ट को भी फॉल करवाएगा, बट एवरेज प्रोडक्ट का जो फॉल है वो हमें थोड़ा लेट देखने को मिलता है, एज वी हैव डिस्कस्ड कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज क्विक कर्व। तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट को इसके मैक्सिमम पीक पॉइंट पे काटता है। सिमिलरली इन दिस केस कॉस्ट कर्व्स में मार्जिनल कॉस्ट इज अ क्विक कर्व, एंड जब ये डिक्रीज दोनों डिक्रीज करते हैं इनिशियली तो मार्जिनल कॉस्ट इसके नीचे होता है और ये थोड़ा तेजी से डिक्रीज करता है, इसीलिए ये अपना मिनिमम पॉइंट जल्दी रीच कर लेता है। और उसके बाद जब ये इंक्रीज करता है तो एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कर्व को मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पे कट करती है और यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट को उसकी पीक पॉइंट पे कट करता है। एंड वी कैन सी दैट व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। और जब मार्जिनल प्रोडक्ट अपने पीक पॉइंट पे है तो मार्जिनल कॉस्ट अपनी मिनिमम पॉइंट पे है। सिमिलरली जब एवरेज प्रोडक्ट की बात करें, जब एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है, और जब एवरेज प्रोडक्ट अपना पीक पॉइंट रीच कर लेता है तो एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पे है। यू कैन क्लियरली सी के अपोजिट रिलेशन है। और उसके बाद जब एपी एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज करने लगता है, फॉल करने लगता है, तो एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करने लग जाती है। सो दिस वाज द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी कर्व्स एंड कॉस्ट कर्व।